पर। तो ये मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस के पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आऊँ। मैंने आपको बताया था कि जो जीके जीएस और हिंदी के जो हैं ये चीज़ें जो है ये मैं आपको एक सेट में करवा रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग के जो पेपर है उनका मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ, अलग से करवा रहा हूँ। तो देख लेते एक बार सारी चीज़ें सही से चल रही, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, फिर क्लास को लेकर के कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको 6 करवा रहा हूँ, बल्कि जीएस में मैं प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा करवा चुका हूँ। तो कोशिश करूँगा कि आपका ये कंप्लीट हो जाए, आपको नुकसान ना हो। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, जिससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और भी मेहनत करने का आपके लिए जज्बा आता है। ठीक है, तो अपनी भी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी, बीच में अभी टेक्निकल इशू हो गया, तो इसकी वजह से मैं आपको बीच में कुछ क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनयांक भिन्न है, मतलब कौन सी ऐसी भिन्न है जो जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी। तो अगर बात करें आपकी ये 91/, ये आपको पता है ये आपका क्या होता है, ये अंश होता है, ये आपका हर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका अंश होता है, और ये आपका क्या होता है, हर होता है। ये भी क्या है आपका, ये भी अंश है और ये भी क्या है, हर है। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये अंश है और ये क्या है, हर है। ठीक है, अब इधर देखें अगर, तो यहाँ पर देखिए अंश जो है वो हर से बड़ा है, इसमें भी देखें अंश हर से बड़ा है, इसमें भी देखें तो अंश जो है वो हर से बड़ा है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो अंश जो है वो हर से छोटा है। तो आप कहेंगे अंश हर से छोटा है, तो होगा ऐसा कि जब आप 112 में 105 का भाग देंगे तो पहले तो आप पॉइंट लगाएंगे, जीरो करेंगे, पॉइंट में वैल्यू आ रही तो वैल्यू सबसे छोटी इसी में आएगी। तो अंश का छोटा होना हर की अपेक्षा, उसने बता दिया कि इसमें सबसे जो छोटी भिन्न होगी, सबसे न्यूनयांक भिन्न होगी, वो कौन होगी, ये होगी। कंसेप्ट समझ में आया। हमने क्वेश्चन को भाग देके कुछ भी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, कुछ भी सॉल्व नहीं, हमने डायरेक्ट देख लिया कि ए ऑप्शन हो, बी ऑप्शन हो, डी ऑप्शन हो, इनमें क्या हो रहा है, जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो वैल्यू कुछ ना कुछ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में आएगी। लेकिन सी ऑप्शन जो है उसमें जो आपका अंश है वो हर से छोटा है, अंश जो है वो हर से छोटा है, तो क्या होगा, अंश जो हर से छोटा है, तो इसमें जो वैल्यू आएगी पॉइंट में आएगी, सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, यदि किसी संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 5 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या होगी। ठीक है, यदि एक संख्या में 5 गुने में से 10 घटाया जाए, अच्छा, तो माना संख्या x, 5 गुने में, तो इसका 5 गुना 5x, उसमें से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलती है। संख्या तो हमारी x थी, इसमें 4 गुना, उसमें 8 जोड़ने पर मिलती, तो इधर ये मिला और इधर ये मिला। तो 5x में से 1x, 5x से 4x इधर आ जाएगा तो 1x आ जाएगा, ये 8 और 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आई समझ में। एक संख्या में 5 गुने, संख्या x मानी संख्या में 5 गुना, मतलब 5x में 10 घटाया तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो इसके बराबर कर दिया दोनों। आई बात समझ में, आई बात समझ में, इतनी बात आ गई समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यदि 0.0169 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1.3 हो, तो x का मान देखो, ऐसा पेट दो जो लास्ट वाला 21 में पेट हुआ था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो देखते हैं, उसने कहा है अंडर रूट 0.00169 और मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1.3। तो हम इसको ऐसे लिख लें, 169 इंटू एक्स अपॉन, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 जीरो, पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 4 बराबर कितना हो गया, ये 13/10 कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात करें आपके, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ऐसे लिखो, दो क्या हो जाएगा देखते हैं। इधर हो जाएगा 169 अपॉन एक्स अपॉन 1 2 3 4 जीरो बराबर 13 13 में 169/100। भाई 13 का वर्ग कितना है, 169, 10 का 100, 169 से 169 कट जाएगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 100, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो पांचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी। आई कुछ बात समझ में, सिंपल से क्वेश्चन ने कहा 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2, तो पहले 3 की बात कर लो, अंतिम 2, जो पहले तीन की औसत आयु होगी वो 9x और दूसरे की हो गई वो 7x। ठीक हो गई इतनी बात। उसने कहा यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, यदि उनकी आयु के औसत का अंतर है वो कितना है, 12 है, तो ये 9x माइनस 7x, इनकी आयु का औसत के अंतर कितना है, 12 है, तो 9x माइनस 7x कितना, 12, 9 में से 7 चलेगा तो कितने बचे, 2x, 2x बराबर कितना हो गया, 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। आई बात समझ में, x की वैल्यू हमने 6 निकाल ली, x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 6 निकाल ली। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो अब 3 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 3 की औसत है, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 9x, तो ये हो जाएगी 54, ये हो जाएगी 6 सत्ते 42, ये कितनी हो जाए, 42 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 3 लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, निकाला, अब टोटल निकाल लो, तो 54 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, वही कुल आयु हो जाएगी। तो 54 इंटू 3, 3 चौको 12, 2 3 1 3 5 15, 1 16, कितना 162। और तो यहाँ पर 2 लोगों की, दो कितनी हो जाएगी, 7x, ये 42 आ रहा तो 42 आ रहा तो 42 इंटू 2 कितना, 84 हो जाएगा, ठीक है। और तो 5 लोगों की कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो, 162 और 84, 4 2 6 8 से 14 83 लगा, तो कितना 246, कितना हो गया, 246 हो गया। तो 5 लोगों की औसत आयु बतानी है, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, 5 चौको 20, 4 बटा 46, 5 ने 45, 1 बचा 5 दूनी 10, 49.2, सीधी सी बात है, 49.2, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करा, पहले 3 की औसत है, अनुपात दिया तो अनुपात से हम औसत पे तो जाएंगे ना भाई, पहले पहले अनुपात से औसत पर चले गए, औसत के बाद में हमने उनका सम निकाल लिया और उसके बाद में हमने पांचों का औसत निकाल लिया, बस ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इतने में, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, उसने कहा प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए बचाती है तो उसकी मासिक आय जो है वो कितनी है। अच्छा होगा, आपको पता होगा कि ये जो आय बराबर होता है, आय जो भी होती है बचत प्लस खर्च के बराबर होती है। बचत और खर्च को दोनों जोड़ दो तो भाई वो आय हो जाएगी। तो उसने कहा माना कि आय अगर 100 है तो 30% घर के किराए पर, 30% घर के किराए पर और शेष का, तो शेष अब माना कि मान लो ये 100 है, 100 का 30% किराए पर खर्चा कर दिया, तो 30 तो खर्चा कर दिया, बचा कितना, बचा कितना, बचा 100 में से 30 चलेगा, बचा 70, और 70 का 60% घरेलू पर, तो 70 का 60%, एक जो 7 6 42, 42 जो वो खर्च कर रही है, 42 खर्च कर रही है किस पर, घरेलू व्यय। 63 तो बचाती है। अच्छा भैया, आय तो टोटल 100 ही थी, 2 4 और 3 7, 72 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, 72 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाए कितने, बचत कितने की अभी भी है उसकी, 28 की, कितनी है, 28 की। यहाँ वो 28 यूनिट बचा रही है और प्रश्न में कितना दिया है, 6300, तो उसकी कुल मासिक आय बतानी है, तो मासिक आय मतलब 100 की वैल्यू बतानी है हमें, तो ये हो गया 6300 मल्टीप्लाई बाय 28 और बटे 100, एक जीरो से एक जीरो 2 चला गया, तो ये कितना हो गया, 63 इंटू 28 हो गया, 63 इंटू 28, 8 त्रिका 24 के 4 हासिल लगे 2, 8 त्रिका 24 के 4 हासिल लगे 2, 8 छंग 48 और 2 कितना हो गया, 50 हो गया, 2 तेई 6, 2 छंगे कितना हो गया, 12 हो गया, तो 4 6 5 2 7 1764, ठीक है। ये प्रत्येक माह की बात आई, तो उसने कहा कुल मासिक आय, उसकी कुल मासिक आय कितनी है,
कहाँ भाई गड़बड़ी कर दी? क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। घरेलू व्यय पर खर्च करती है, ये तो प्रत्येक माह 6300 रुपए बचाती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? कुल मासिक आय बतानी है। अच्छा जी, ठीक है। अगर बात करें घर के किराए पर, तो किराए पर एक्स मान के करते हैं इसको, चलो देखते हैं। उसने कहा माना मासिक आय जो है, किराए पर खर्च, खर्च करी तो 30x खर्चा कर रही है। तो 100 में से अगर 30 खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 70। 70 बचा। 70 का वो कितना परसेंट? 60% घरेलू पर तो 60x बटे तो 10 कितना हो गया? 42x। कितना हो गया? 72। कुल खर्च कितना हो गया? 72। आ गई 28 बचत आ गई। 28x की बचत आ गई, और उसकी जो वो थी, अगर बात करें तो 28x की वो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 6300। तो 100/28x, हमें उसकी कुल मासिक आय निकालनी है। कुल मासिक आय मतलब कितनी है? 100 की वैल्यू निकालनी, तो ये 100x हो गया। x से x कट गया, 7 चौक 28 और 7 नेम 63, 900 और 4 25 चकू 100, तो ये आ गया 900 इंटू 25। तो 2 जीरो लगे, 9 पना 45 की राशि लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22, कितना आ गया? 22,500 आ रहा है। 22,500 ये आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे आपका, आप रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, मैंने बताया था आपको रीजनिंग और मैथ और ग्राफ के क्वेश्चन में यही करवाऊंगा। तो देखते हैं इसमें क्या। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में टेक का कोड ये है और कैट का कोड ये है, तो सी का बताओ। अच्छा, देखो इनमें कोई, जैसे ए का कोड, यहाँ इस कैट में ए का कोड कितना है? 9 है। यहाँ पर ए का कोड कितना है? यहाँ पर भी कितना है? 9 है। यहाँ पर भी कितना है? 9 है। यहाँ पर भी कितना है? 9 है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया। अब सी की बात करें तो सी का कोड यहाँ कितना? 2 है। ठीक है, ए का कोड कितना है? 9 है। ए का कोड कितना है? 9 है। और के का कोड कितना है? के का कोड 1 है। और ई का कोड कितना? 5 है। तो 2915 ही देखो आ रहा है। सिंपल सा 2915 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? आई बात समझ में इतनी? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? चीटी, कैटरपिलर, हैमस्टर या लोकस्ट? इसका आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हैमस्टर हो जाएगा। क्या? हैमस्टर। ऑप्शन सी। अब वो क्या मतलब? ऑप्शन सी जो है बी में लिखा है, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो हैमस्टर क्या होता है? एक प्रकार का चूहा होता है। क्या होता है? चूहा होता है, जो जानवरों के अंतर्गत आता है। लेकिन चींटी है, कैटरपिलर है, लोकस्ट, ये सब कीड़े आते हैं, कीड़े बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से। मोनार्क, मक और खाली स्थान है एनाकोंडा, कोबरा। तो वैसे मोनार्क क्या हो जाएगा? मोनार्क क्या हो जाएगा? क्वीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वीन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैंने बताया था जहाँ सभी होते हैं वो 150 वाला कंसेप्ट बताया था हमने को।
सभी लैपटॉप 50 और ये कितना 100। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कितना 100 विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ठीक है 50। तो उसने कहा सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सभी लैपटॉप। तो देखो भाई बिल्कुल क्या है इन, ये पहला कथन है और ये दूसरा कथन है, इन दोनों को जोड़ कैसे सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, इसमें भी क्या लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है। तो ये 100 की ये 50 से एक 100 होना चाहिए, कैंसिल हो गया तो जुड़ जाएगा। सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो ए ऑप्शन तो क्या हो गया करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। फिर उसने कहा कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, ये आपको बताना है। कुछ विकिरण जो है वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, तो ये भी बात सही है। अब ये क्या है ये 50 है, तो 50 से 100 पर जा रहे हैं, तो 100 को 50 बना सकते हो, मतलब यहाँ पर ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। इनमें से क्या हो गया रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है। तो सभी विकिरण उत्सर्जित करते हैं, 50 पे था तो इधर भी निष्कर्ष में भी 50 है, और इधर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 100 है, तो 100 को हम आसानी से 50 बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो क्या दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन बड़े से कोई लेना देना है नहीं हमने, ठीक है, बड़े से कोई लेना देना है नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तालिका 5 विभिन्न, देखो मैं कह रहा हूँ कि क्या है कि मुझे प्रैक्टिस करानी है आपको, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम में इतना भाई टफ नहीं आने का, इतना टफ नहीं आने का, ना इतना कैलकुलेटिव आएगा, ठीक है, इतनी बात समझिए। कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों तथा बाइकों के अनुपात को दर्शाती है। यह तालिका इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित 3 प्रकार की गाड़ियां C1 C2 C3 एवं 3 प्रकार की बाइक B1 B2 B3 दर्शाती हो। DEFGH द्वारा उत्पादित गाड़ियों तथा बाइकों को मिलाकर कुल संख्या एक आई दाई सकला हजार 10 लाख 3 लाख 2 लाख 80 हजार 3 लाख 20 हजार 4 लाख 4 लाख 80 हजार है, ठीक है। तो कह रहा है कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कंपनी जी द्वारा उत्पादित C1 की गाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बात कर रहा है कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या, तो बाइक वाला रेशियो कहाँ है, ये है, ये बाइक वाला रेशियो, ये बाइक के रेशियो दिए गए हैं। तो कंपनी डी, तो पहले तो डी कंपनी में आ गए, ठीक है, डी कंपनी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या, बाइक पर आ गए, बाइक ये रहा, बाइक है कंपनी द्वारा, कंपनी जी ये आ गई, कंपनी जी द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। अच्छा जी, ठीक है। तो अगर बात करें तो डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो डी में यहाँ कितना दिया मैंने, ये दिया आपका डी, ये दिया कितना, दोनों को मिलाकर कितना 3 लाख, ये इसका 2/3 कितना हो जाएगा, इसका जो है 2/3 कितना हो जाएगा, तो 2 बाइकें और टोटल 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 2 लाख। ये अब वो कह रहा है कि ये किसकी बात थी, तो डी की बात थी। अब कंपनी जी पर आ जाओ, कंपनी जी पर आ जाओ, तो जी कर बात करें तो जी पे कितना है, जी पे कितना है ये 4 लाख। C1 में कितना हो जाएगा, C1 हो जाए 2 1 3 और 1 4, 1/4 नहीं, C1 हाँ 3 2 5 और एक कितना हो जाएगा 6, 2/6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। और ये तो 4/3, ये भी तो कर लो, इसमें गाड़ियों की पूछ रहे हैं ना, तो गाड़ी पहले 3/4 हो गया, ये 2 लाख, ये आ गया आपका 4 से, तो ये 4 चला गया, और ये 3 दूनी 6, 2 से ये 2 चला गया, तो बचा कितना 1 2 3 4 5, कितना 1 लाख, 1 2 3 4 5। अब वो कह रहा है कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कंपनी जी द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 बटे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 100,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई आपको? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। दी गई 5, अब देखो जो इसमें जो ये वाली थ्योरी जो निर्देश दिए गए वो थ्योरी सेम यहीं पर होगी, तो हमें अगर भूल जाएंगे डेटा हम पीछे से देख लेंगे। अब कह रहा है दी गई 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का औसत कितना है। अब इन्होंने भैया बड़ा लफड़ा कर दिया। तो 2 प्रकार की C1 में 5 प्रकार की, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बताना है। तो DEFG, चलो ठीक है देखते हैं। तो पहले में कितना आ रहा था? पहले 3 था, 2,80,000 था, 3,20,000 था, 4 था, 4,48,000 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख। 1 2 3 4 5, गाड़ियों की कुल संख्या। किसकी? गाड़ियों की बात कर रहा है। तो गाड़ियां तो आपकी यही है ना, ये वाला डेटा। गाड़ियों के लिए हम ये वाला डेटा लेंगे। D1 की बात करें तो D1 में कितना हो जाएगा? D1 में हो जाएगा 2 और 1 3/1, 1/3 मल्टीप्लाई बाय C1 में के देखें तो 5 3 8 2 10, 2/10 कितना हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा। ये तो इसका निपट गया। प्लस ई में आ जाए तो ई में कितना आ रहा था? इधर था 3 लाख था, वो कितना था? 2,80,000 था। कितना था? 2,80,000 था। 2 की बात करें, 2,80,000 में बात करें तो अब गाड़ी में देखेंगे तो 4 में से कितनी गाड़ियां हैं? 3 गाड़ियां हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय कितना? अब इसमें आ जाओ, 1 2 3 कितना? 1/3 हो जाएगा। बात आ रही कुछ समझ में? प्लस एफ में आ जाओ। एफ में कितना आ रहा था? एफ में आ रहा था 3,20,000 आ रहा था। कितना? 3,20,000 मल्टीप्लाई 2/1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, अब तो प्रैक्टिस, 2 1 3 और 1 4, 2/4 हो जाएगा। और भी कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके का अब जो आंसर आएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 5 भी करेंगे क्योंकि हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना। डिवाइड बाय 5 भी करेंगे। डिवाइड बाय 5 भी करेंगे तो 62,000 जो है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। कंपनी ई तथा जी द्वारा मिलाकर उत्पादित C3 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या तथा कंपनी एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की बाइकों की संख्या के मध्य का अंतर क्या है? तो पहला कह रहा है कंपनी ई प्लस जी, कंपनी द्वारा कुल मिलाकर C3 में गाड़ियों की कुल संख्या, गाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। ई की बात करें तो ई में कितना था? ई में वहां उत्पादन कितना था? ई में आ रहा था आपका, ई प्रकार का जो था वो था 2,80,000। कितना था? 2,80,000 था। ई का कितना था? 2,80,000 था। तो यहाँ यहाँ कर ले, 2 ई में तो देख, 4 ये आ जाएगा 3/4, और ये कितना हो जाएगा? 3/1, सॉरी 1/3। ये हो गया ई का। जी में कितना था? जी में था आपका 4 लाख। 1 2 3 4 5, 4 लाख में जी में किस में आ गए? अब जी में आ गए। जी में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4, मल्टीप्लाई में 3/4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आपका कितने में? C3 कह रहा था ना, तो 3 2 5 6, 1/6। ये इसको सॉल्व करो। 4 3 12, 12 दूनी 24 आते हैं। ये हो जाएगा 4 7, ये 3 से ये 3 काट लो, ये 4 7 28, कितना? ये हो जाएगा आपका 70,000। प्लस ये 4 कट जाएगा तो 1 2 3 4 5 और 3 दूनी 6, 2 2 से कट जाएगा तो ये 50,000 आएगा केवल। ये आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 5 12, 1,20,000, 1,000। ये आ गया। अब वैसे कंपनी एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की बाइक की संख्या, कंपनी एच द्वारा उत्पादित, तो कंपनी एच ये रही। कंपनी एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की बाइक, B1 कहाँ रहा? B1 ये रहा। B1 प्रकार की बाइक कितनी उसका बताना है। तो सीधे कंपनी एच में जो था 4,80,000 था। कितना था? 4,80,000, 4,80,000 था। सॉरी, 4,80,000 था। अब 80,000 में 4,80,000 की अगर बात करें तो 4,80,000, और ये हो जाएगा आपका, बाइक की बात कर रहा है तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई
इसकी B1 की बात करें, 5 2 7 और 7 2 5 2/8, तो ये हो गया आपका 8 छंग 48 गया, और ये हो गया 3 दूनी 6 2 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, तो कितना आ गया ये आ गया आपका 8 है 80,000। में से अगर 80,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। अंतर ही पूछ रहा था 40,000, ये बी ऑप्शन जो क्या हो गया करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन जो था वो क्या हो गया करेक्ट हो गया। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। करा सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित B2 प्रकार की बाइकों की कुल संख्या कंपनी FGD द्वारा मिलाकर उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या, और H/R का मान पूछ दिया। अरे भाई कुछ नहीं करना है इसमें, जिस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन पिछले करवाए सब गुणा भाग वही करनी है। सभी कंपनियों द्वारा B2 प्रकार की, B2 में सभी कंपनियों की निकाल लो, B2 में आप जो है वो सभी कंपनियों की निकाल लो, ठीक है। इस तरीके से करना, इसको आप करिएगा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप ए भी करिएगा, ए भी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए कह रहा है बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में 6 पर्वत A B C D E F 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दर्शाई गई है। ए पर्वत की ऊंचाई 8200 है, बी की 6000 है, सी की जो है वो 80,000 है, और जो डी है नहीं जो सी है उसकी 86,000 है, और जो डी है उसकी 75,000 है, ई की 8800 है, और एफ की 6500 है। सभी शिखरों की औसतन ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। सभी शिखरों की औसतन ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अच्छा, सभी शिखरों की औसत ऊंचाई जो है किसमें ज्ञात करनी, मीटर में ज्ञात करनी है, मीटर में। अच्छा मीटर में ज्ञात करनी, कर लेंगे, देखते हैं। तो सभी शिखरों की तो क्या हो जाएगा 8200, सबको जोड़ना है भैया। आपका आ गया 6000, 8600, ये आ गया ना ये। मतलब आपको इनको 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 सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। 6000 के बाद में कितना आ गया 8600, 400, उसके बाद में कितना आ गया 8800, उसके बाद में कितना आ गया 6500। तो 0 0 8 5 13, 13 और 5, 13 और 5 18, 18 6 8 से 24, 24 और 2, 24 और 2 कितना होता है 26 का 6 से लगे 2 6 2 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 8 कितना हो गया 31, 31 और 6 37, 37 और 8 37 और 8 7 15 45, ये आपका 45,600। और इसमें में क्या करना है, सबके पांचों शिखर की 6 शिखर हैं तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 सत्ते 42, 3 हो गया 36 हो गया, शतरंग 36 हो गया, 600 हो गया 7600। तो ये तो बी ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 95 बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दी गई है। अच्छा ये तो वही बात करी, तो कह रहा दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, दूसरा सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा पहले देखो कौन सा, सबसे ऊंचा तो 8800 वाला है, तो 8800 से नीचे वाला तो हो गया 8600 बोला है। तो ऑप्शन टावर सी जो है वो, पर्वत सी जो है वो उससे दूसरा पर्वत सी कहाँ पर है, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते बिल्कुल, ये समझ लो आपकी पेट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतने ही सिंपल। और जब यकीन नहीं आएगा, देखो पिछली बार जिन्होंने दिया था उन्हें तो पता होगी, और जो पहली बार इस बार देने जा रहे जो नए, वो भी निश्चिंत रहे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जरा उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो उच्चतम शिखर कौन सा है, उच्चतम शिखर 8800 वाला है। निम्नतम है 6000, निम्नतम वाला कितना है 6000। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये हो गया 22:15, 22:15, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है तो पर्वतों मध्य के दो शिखरों का औसत क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आरोही क्रम, ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाए, मतलब आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, आरोही क्रम का मतलब क्या होगा कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा तो 6000 है,
कौन सा 6500 है, 7500 है, अच्छा देखिए कौन सा है, 8200 है, कौन सा है, 8100 है, उसके बाद में 8800 है। तो कह रहा है जब लिखे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो दो इधर से छोड़ो, दो इधर से छोड़ो, तो इनका औसत बताना है। तो 0 0 5 2 7 8 7 15, 15,700/2, तो लगा 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 पंचे 10, 7,850 कितना हो गया, 7,850 हो गया। तो 94 का कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम शिखरों की ऊंचाइयों का योग, सबसे न्यूनतम तो 6,000 है, और सबसे अधिकतम कौन सा है, सबसे अधिकतम 8800 है। तो 0 0 जो 8 से 14 के चार से लगा एक, सॉरी 8, और 8 से 14, 14,600 वाला है, ये देखो सिंपल से ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ऐसा है, कह रहा है कि वर्ष 1982 और 1984 में खाद्यान्नों के उत्पादन का योग किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है। तो इसमें तो आपको खाद्यान्नों का योग, ये 30 है, ये 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 ये, ये जो है आपका वो क्या है, 20 है, ये जो है आपका वो कितना है, 35 है, और ये वाला जो है आपका ये भी 30 है। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई आपको। क्वेश्चन 20 है, 1920 है, 1982 में कितना है, 20 है, आई बात समझ में। और 1984 में कितना है, 15 है। 30 और 5 कितना हो गया, 35 हो गया, कितना हो गया, 35 हो गया। तो उसने कहा उत्पादन उत्पादन का योग किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है, तो 35 जो आया है वो किसके बराबर है, तो 35 आ रहा है आपका किसमें, 19, ये देखो ये वाला टावर, ये देखो 35 इसमें आ रहा है, मतलब 1981 में, क्या 1981 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर कितना है। वर्ष 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर कितना है। तो वर्ष 1981 में कितना था, 1981 में कितना आ रहा था, 35 आ रहा था। 1985 में कितना आ रहा था, 1985 में कितना आ रहा था, 30 आ रहा था। तो क्या वर्ष 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर, 35 और 30 का अंतर, 35 और 30 का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 25 का जो अंतर है वो कितना आएगा, ये 1000 टन में है ना, तो ये आ जाएगा 5000, 5000 टन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1984 से 1985 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1984 से 1985, 1984 क्या हो गया, ये हो गया, और 1950 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इधर कितना था, ये था आपका 15, हाँ ये था 15 आपका, ये था आपका 15, और ये था आपका 30, ये था आपका 15 और ये था आपका 30। तो इस तरह गए, 15 की बढ़ोतरी 15 पर हुई तो 100 पर कितनी हुई, 15 से कट गया तो 100 ही तो आ गया, तो 100% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन, 15 से कितना गए, 15 से कितना गए, 30 गए, तो 15 की बढ़ोतरी हुई। आगे बढ़ते हैं, वे कौन से दो उत्तरोत्तर वर्ष हैं जिनमें खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम है। तो सबसे कम, एक तो सबसे कम ये आ रहा था 1984 वाला, और एक सबसे कम कौन आ रहा था, और एक सबसे कम आ रहा था 1984 के बाद में
इसमें भी कम थी। वे कौन से दो उत्तरोत्तर वर्ष है? उत्तरोत्तर का मतलब है कि उत्तरोत्तर का मतलब क्या हो जाएगा? दर सबसे कम है, तो ये आपका 30 था, ये आपका 35 था, ये आपका 20 था, ये आपका 25 था, ये आपका 15 था, और ये आपका कितना था? 30 था। तो जो सबसे परिवर्तन की दर सबसे कम आएगी वो यहीं पर आएगी 1980-81 में। तो ये ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, सबसे न्यूनतम खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे अधिकतम खाद्यान्नों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? इस वाले क्वेश्चन में तो कह रहा था कि वो कौन, उनमें पहले तो परसेंटेज चेंज बताओ, फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि जो सबसे कम और सबसे अधिकतम है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा था? 30, 20, 25, 15 और 30। सबसे न्यूनतम खाद्यान्नों का उत्पादन, तो सबसे न्यूनतम खाद्यान्नों का उत्पादन तो ये रहा, ठीक है, और सबसे अधिकतम खाद्यान्नों का उत्पादन ये रहा, प्रतिशत कम है। तो ये जो है सबसे न्यूनतम है, तो 35 से 15 कितना कम है? 35 से 15 कितना कम है? 20 कम है। और किससे कम है? 35 से कम है, तो 100 से। 5 सते 35, 5 चकू 20, तो 1/100/7, मतलब 1/7 की बात करें तो कितना होता है? 1/7 होता है आपका 7, ऐसे कर लो, ये आ गया आपका 400/7। तो 7 कितना हो जाएगा? 7×6 = 42, 7×5 = 35, 0 50 हो गया, 7 सते 49 हो गया, एक आ गया। तो ये आ गया आपका 57 सही 1/7%। देखो आ गया, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक के क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो आई थिंक इतना ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो भी आपको प्रश्न ना समझ में आए, मैं कहता हूँ कि आप इसको करिए, जो प्रश्न आपको ना समझ में आए उसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये मेरे को नहीं समझ में आया। मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जैसे हो सकेगा मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना कर दूंगा, एक कोई क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना कर दूंगा। मेहनत में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। तो ठीक है, आप सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, ठीक है। और मेरा आपसे ये कहना है कि आप रिवीजन करिए, नया मत पढ़िए, आप रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन करते रहेंगे, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। वही एक क्वेश्चन गलत होने से आप 10-20 हज़ार पीछे हो जाएंगे। तो जितना आपने पढ़ा उसको आप और अच्छा करिए, रिवाइज करिए, अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, सब लोग आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।